ठीक है भाई। स्टेप्स टू यूज एम्पीयर सर्कुलर लॉ। अच्छा एम्पीयर सर्कुलर लॉ को मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ भाई। ये तरह था कोई करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, और ये कौन सा करंट था भाई, नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है कि राइट हैंड हम लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हमें किसी पी पॉइंट पर, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट मानूं पी, अगर ये पी पॉइंट पर मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं कौन सा लॉ यूज करूंगा, एम्पीयर सर्कुलर लॉ। जैसे जिस पॉइंट पर तेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक एम्पीयर लूप बनाना। फिर यहाँ पे क्या करना है, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट की डिवाइड करेगा तो कांस्टेंट हर जगह होता है। तो तेरे को पी पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेगा, वहां पे लेंथ एलिमेंट लेगा, फिर उसके साथ क्या करेगा, डॉट प्रोडक्ट करके लाइन इंटीग्रल लेगा। तो अगर तू लाइन इंटीग्रल लेगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये किसके साथ बराबर होगा ना, म्यू नॉट टाइम्स जितना भी करंट इस लूप के थ्रू पास हो रहे होंगे उसका म्यू नॉट टाइम के साथ बराबर होगा। ये था क्या, एम्पीयर सर्कुलर लॉ। यही था एम्पीयर सर्कुलर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड को अगर एम्पीयर लूप के लॉन्ग हम लाइन इंटीग्रल करें तो ये हमें क्या देगा, जितने भी करंट इस लूप के थ्रू पास हो रहे थे उसका म्यू नॉट टाइम के साथ बराबर होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये था एम्पीयर सर्कुलर लॉ। अब हम बात करेंगे भाई स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप वन आइडेंटिफाई द पॉइंट P at which we have to calculate magnitude of magnetic field। पहले हमें वो पॉइंट को ढूंढना है जहां पे हमें क्या करना है, जहां पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप टू कंसीडर an Amperian loop मतलब क्लोज लूप। ठीक है, कंसीडर एन Amperian loop pass through the point P, that pass through the point P मतलब जिस पॉइंट पर तेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक इमेजिनरी क्या बनाना है, एम्पीरियन लूप बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ magnetic field identify the direction of magnetic field by using right hand thumb rule। आदर्श टी लगा के तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेगा किस डायरेक्शन में। ठीक है, और एम्पीरियन लूप जो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एम्पीरियन लूप जो कंसीडर करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो डायरेक्शन हो, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। समझ पा रहे हैं विवेक, समझ पा रहे हैं? अच्छा, स्टेप 4 क्या है, यूज द लाइन इंटीग्रल, यूज द एम्पीरियन लॉ, use the line integral in the direction of magnetic field along the loop। फिर क्या करना है, यूज द लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन इंटीग्रल क्या है, एम्पीरियन जो फॉर्मूला दिया था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? यूज द लाइन इंटीग्रल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड लूप मतलब क्लोज्ड लूप के अलोंग तेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, लाइन इंटीग्रल करते हुए तेरे को फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो वो क्या देगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पास थ्रू द लूप के थ्रू जितना करंट पास हो रहे होंगे उसका म्यू नॉट टाइम के साथ बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करना है, ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट आई नेट। क्या यही था, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं ये था 4 स्टेप। दोबारा मैं तुम लोगों को स्टेप्स बता दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई द पॉइंट P एट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस पॉइंट पर तेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो पॉइंट को आइडेंटिफाई कर। स्टेप 2 कंसीडर एन एम्पीरियन लूप दैट पास थ्रू द पॉइंट P। उसी पॉइंट के थ्रू, उस P पॉइंट के थ्रू तेरे को क्या कंसीडर करना है, एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप कंसीडर करना है, क्लोज्ड लूप बनाना है। ठीक है, फिर क्या करेगा, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग आरएसटी। समझ में आ रहा है?
राइट एंड थंब रूल लगा के करंट का डायरेक्शन में थंब रख, फिंगर को कर्ल कर, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होगा उतना होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तभी पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन पता चलेगा तभी तो एम्पियर लूप का डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएगा, समझ पा रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप में क्या करेगा, यूज द लाइन इंटीग्रल, मतलब एम्पियर फॉर्मूला, ठीक है। एम्पियर में जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। कैसे, यूज द लाइन इंटीग्रल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट कंसीडर करता जाएगा और इंटीग्रेशन करता जाएगा। ये किसके साथ बराबर हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट, जितने भी करंट पास हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल और थोड़ा सा फील दे लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई, यहाँ पे एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ, और यहाँ पे लिखता हूँ गॉस लॉ, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, यहाँ पे गॉस लॉ, ठीक है। पहले मैं बोलता हूँ, देख मान ले मेरे पास क्या है, मान ले मेरे पास एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3, और ये 3 चार्ज किए, मेरे को P पॉइंट पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हाँ, दो तरीका हो सकता है। एक तो इंडिविजुअल चार्ज के P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर सबका वेक्टर सम कर लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और एक खासू मतलब आइडिया है जिसने गॉस में बोला था भाई, क्या बोला था उन्होंने गॉस में, भाई कुछ करना नहीं है, कुछ सुपरपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लो जो कि ये चार्ज को क्या करेगा, एनक्लोज करेगा। तो गाउसियन सरफेस को कंसीडर करेगा, जिस पॉइंट पर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस P पॉइंट के थ्रू सरफेस कंसीडर करना है। तो इस P पॉइंट के थ्रू मैंने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, ये क्या हो गया, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एम्पियर्स में क्या होता है, जैसे कि ये तरह करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो रहा है, तो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है जिसमें करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, एंटीक्लॉकवाइज, ठीक है। तेरे को इस P पॉइंट पर मान ले तेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ में इमेजिनरी गाउसियन सरफेस कंसीडर कर रहा था जो कि P पॉइंट के थ्रू पास हो रहा था। तो तेरे को यहाँ पे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तेरे को P पॉइंट के थ्रू एक एम्पियर लूप कंसीडर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तू क्या करेगा, एम्पियर लूप को कंसीडर करेगा, क्या कंसीडर किया, समझ में आ रहा है। अच्छा, तू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहा था, एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट ले रहा था जो कि डीए वेक्टर था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे P पॉइंट पर एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट लेगा डीएल वेक्टर, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है जो कि कांस्टेंट, रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पैरेलल टू द डीएल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। फिर तो क्या कर रहा था ना, जितने भी यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा वो किसके साथ जुड़े, जितने भी चार्ज इनपुट होंगे उसका अगर तू सरफेस इंटीग्रल ले लेगा पूरा ग्रुप सरफेस के अंदर तो तेरे को टोटल फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा था भाई ना, अगर ये सरफेस ऐसे ऐसे छोटे छोटे सरफेस लेंगे तो पूरी सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर टू यहाँ पे कर रहा था। तो ये क्या होगा भाई, 1/ε वो टोटल चार्ज Q नेट लिख रहा था, समझ में आ रहा है, Q1 + Q2 + Q3 यही आएगा गॉस लॉ। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेके अगर तू कंसीडर करेगा तो तेरे को पूरा लूप के अंदर क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर करेगा, ये किसके साथ बराबर होगा, μ0 टोटल करंट जितना पास हो रहा है कितना I, ये हो गया I नेट। क्या समझ में आ रहा है। तो गॉस लॉ के लिए एप्सिलॉन नॉट लिख रहा है, मतलब एम्पियर लॉ के लिए μ0 लिख रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे टोटल चार्ज, यहाँ पे टोटल करंट, मान ले और एक वायर इधर से पास हो जाए उसके लिए भी करंट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो करंट यहाँ पे आ जाएगा आई नेट करंट को ये ऐड करके लिखना, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। बस यहाँ पे थीटा भी 0 है, यहाँ पे थीटा 0 है। यहाँ पे फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए सरफेस एलिमेंट लेना पड़ता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ एलिमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर को क्या कर रहा था, डॉट प्रोडक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे भी तो क्लोज सरफेस कंसीडर किया था, तो यहाँ पे भी तो एम्पियर लूप कंसीडर कर रहा है जो कि क्लोज है, इसलिए यहाँ पे देख गोला लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या समझ में आ गया बात है। तो एम्पियर्स लॉ एग्जैक्टली किसके साथ बराबर हो रहा है, गॉस लॉ के साथ। तो गॉस लॉ में जो स्टेप यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तो एम्पियर लॉ में उसी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए कौन सा चीज कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ में आ रहा है अवेलेबल साहब, और फील आएगी नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब उसका एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, राइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ, ये कितना इजी हो जाएगा देखो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ,
एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सिस्टम। ठीक है, पहला एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन दिया हुआ है। पहला एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए infinity state current carrying wire infinity state current carrying wire और cylindrical wire समझ में आ रहा है? ये तरह एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इंफिनिटी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और सिलिंड्रिकल वायर। समझ में आया होता है? तो हमें क्या करना है? लाइक इंफिनिटी वायर कंसीडर करना है, स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। कौन सा करंट? ऑब्वियस बात है, एम्पियर लॉ लगा रहे हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, तभी तो हम एम्पियर लॉ लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उस स्ट्रेट इंफिनिटी वायर के लिए हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो पहले कुछ यहाँ पे थ्योरी लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा स्टेप्स नहीं है भाई। गॉस लॉ लगा के जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे वही कैलकुलेशन होगा, 2-3 लाइन में कैलकुलेशन। हाँ, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं भाई। थोड़ा सा लिखो भाई, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना है। लेट अस कंसीडर। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा सिलिंड्रिकल टाइप का कोई वायर है, इंफिनिटी वायर है, ये हो गया अगर, और ये तरह हो गया सिलिंड्रिकल टाइप वायर बना हुआ है। ठीक है, क्या नहीं मेरे को बनाना है, पता है लेकिन ये है लेकिन वो जरूरी नहीं है, मेरे को अलग टाइप से बनाना है। हैंडमेड सिलेंडर देख नहीं, इंफिनिटी बनाना है ना मैंने, ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तक फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा ये सिलिंड्रिकल टाइप का मैंने एक वायर ले लिया भाई, तो ये तरह सिलिंड्रिकल टाइप का वायर हो गया, और यहाँ पे ये तरह, ये क्या है? ये सिलिंड्रिकल टाइप का वायर ले लिया। ऑब्वियस बात है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन ले लिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सिलिंड्रिकल वायर का कुछ एक्सिस होगा, तो मान लो ये तरह एक्सिस है जिसमें करंट हो रहा है, जिसकी मान लो ये तरह एक्सिस है सिलिंड्रिकल वायर का एक्सिस, एक्सिस है, ठीक है, ये तरह एक्सिस है। और इस एक्सिस के अलावा क्या हो रहा है भाई? ये वायर एक्चुअल में ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता रहा हूँ भाई, ये क्या है भाई? ये तरह क्रॉस सेक्शन, ये तरह क्या है? क्रॉस सेक्शन। ये क्या है भाई? सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर, और ये जो है क्रॉस सेक्शन, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो ये तरह क्या है भाई? ये सिलिंड्रिकल एक्सिस है, और इस एक्सिस के अंदर क्या फ्लो हो रहा है भाई? करंट फ्लो हो रहा है, आई देखो, अपर डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लो ये सिलिंड्रिकल जो वायर है उसका कुछ रेडियस होगा, मान लो उसका रेडियस है r, मान लो उसका रेडियस कितना है? r, मान लो उसका रेडियस है r, मान लो उसका रेडियस है r, ठीक है, मान लो उसका रेडियस है कैपिटल R। समझ में आ रहा है? इसको लिखा हुआ है, ये सिलिंड्रिकल वायर का पता चलता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस सेक्शन मतलब देखा समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चीज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है भाई? ये सिलिंड्रिकल वायर का एक्सिस है, ठीक है, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। एक्चुअली क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट चल रहा है, बस दिखाने के लिए मैं बोल दिया कि इस एक्सिस के थ्रू क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर a cylindrical
cylindrical wire. Let us consider a cylindrical wire of radius r, and current is flowing. Current I is flowing. Current I is flowing in the axis of the cylindrical wire. In the axis of cylindrical wire. In the axis of cylindrical wire. We have to calculate magnitude of magnetic field. Magnitude of magnetic field at any point. We have to calculate magnitude of magnetic field at any point P. At any point P in different region. At any point P. At any point P in different region. By using Ampere's circuital law. ठीक है, तो फर्स्ट केस 1 कंसीडर करेंगे भाई. फर्स्ट केस 1 कंसीडर करेंगे यहाँ पे. ठीक है, केस 1 क्या है? केस 1 है लेट. क्या बोलते केस 1 में लेट P is the point situated. Let P be the point situated outside the cylinder. Outside the cylindrical wire. पहला केस हमने कंसीडर किया कि P को हमने क्या करेंगे, इस सिलिंड्रिकल जो वायर है उसके आउटसाइड में रखेंगे. ठीक है, अच्छा. Let P be the point situated outside the cylindrical wire, and we have to calculate magnitude of magnetic field. Magnitude of field at that point. ठीक है, let P be the point situated outside the cylindrical wire. We have to calculate magnitude of field at that point. अच्छा, क्या हम देखते हैं भाई, मान ले कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P माना. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे करंट, ये जो सिलिंड्रिकल वायर है इसका करंट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है. तो अगर ये करंट कैरिंग वायर के कारण मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखना है तो कौन सा लॉ यूज करूंगा? राइट हैंड थंब. तो ये करंट अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट हैंड का थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया, और मेरा जो फिंगर से सिलिंड्रिकल वायर के सराउंडिंग में मैंने कॉल किया, तो मेरे को पता चलता है कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है. तो क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इस टाइप का होगा भाई? एक सेकंड यार, इसको थोड़ा सा मैं ठीक है देख. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाऊं ये क्या होगा? एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. क्या ऐसे होगा? ये सर नो, क्या ऐसे होगा कि नहीं? एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे होगा कि नहीं? ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तेरा. ठीक है, मान ले, और केस 1 क्या बोल रहा है भाई? लेट P be the point situated outside of the cylindrical wire. We have to calculate magnetic field at that point. मान ले कि पॉइंट है जो कि सिलिंड्रिकल वायर में वो आउटसाइड में है. मान ले मैंने पॉइंट को मैंने यहाँ पे माना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे. लेट ये P be the point जहाँ पे मेरे को क्या करना है भाई? मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. समझ में आ रहा है? अच्छा, मान ले कि जो पॉइंट P है ये कितना डिस्टेंस दूरी पर है भाई? r डिस्टेंस दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर है. मैं बना रहा हूँ भाई, ये तरह हो गया. जो ये P पॉइंट है कितना डिस्टेंस दूरी पर है? स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर. क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मैं वो P पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगाएंगे, एम्पीयर रूल लगाएंगे. स्टेप 1 P पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया.
स्टेप 1 पी पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 क्या करूंगा, उस पी पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक एम्पेरियन लूप बनाऊंगा जो कि ये पी पॉइंट के थ्रू पास होगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। देख मैं एम्पेरियन लूप बनाता हूं, ये तरह हो जाएगा एम्पेरियन लूप। ये मैं एक एम्पेरियन लूप बना दिया, समझ में आ रहा है कि ये एक एम्पेरियन लूप बना दिया, समझ में आ रहा है कि एम्पेरियन लूप का डायरेक्शन किधर होगा, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा अब क्या करूंगा भाई, यहाँ पर छोटा सा क्या करूंगा, लेंथ एलिमेंट ले लूंगा। यहाँ पे लेंथ एलिमेंट क्या होता है, डीएल वेक्टर। लेंथ एलिमेंट क्या होता है, डीएल वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे। अरे कांस्टेंट होगा कि नहीं, डीएल वेक्टर ये हो जाएगा डीपी वेक्टर, ये हो जाएगा इतना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, लेंथ एलिमेंट ओवरलैप करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्योंकि छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, एम्पीयर लॉ लगा दूंगा यहाँ पे, तो लगा भाई एम्पीयर लॉ। अच्छा केस क्या है भाई, व्हेन r ग्रेटर देन r, ठीक है। आउटसाइड द सरफेस दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि आउटसाइड द सिलिंड्रिकल वाई, मतलब ये रेडियस ऑफ द जो आर है स्मॉल आर है ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से, क्योंकि आउटसाइड द मतलब सिलेंडर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि अबे ये आर क्या है, ये एम्पेरियन लूप का रेडियस है और ये क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आउटसाइड में दिखते हैं, इसका मतलब आर ग्रेटर देन आर होगा, केस 1 क्या हो जाएगा, हां स्मॉल आर ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा से लिखता हूं, ठीक है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा नाउ देखो भाई, लेट अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, नाउ कंसीडर एन एम्पेयर लूप, नाउ कंसीडर एन एम्पेरियन लूप, an amperian loop to the point P, to the point now use करेंगे भाई एम्पेरियन लूप यूज करेंगे, कंसीडर कर लिया एम्पेरियन लॉ लगा भाई, क्या हो जाएगा भाई एम्पेयर्स लॉ, यही होता है ना, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट, यही होता है कि नहीं, अरे यही होता है कि नहीं एम्पेयर्स लॉ। अच्छा हम निकल रहे थे भाई अभी, अच्छा इसको स्केलर फॉर्म में लिखो, कितना आ जाएगा, b dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अच्छा cos थीटा कितना है भाई, थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट के बीच में, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो cos को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I एज इट इज, क्योंकि एम्पेयर्स लॉ लगा रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा cos 0 कितना होगा, बोल cos 0 हो जाएगा 1, कितना बचेगा, b dl, b तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, b बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा, b क्लोज इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू नॉट I, कितना आया। अच्छा अब बता, ये जो क्लोज इंटीग्रेशन dl हो रहा है ये किसका लेंथ एलिमेंट लिया था हमने, एम्पेरियन लूप का, तो अगर पूरी एम्पेरियन लूप के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, b इंटू 2 पाई स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर क्योंकि एम्पेरियन लूप का रेडियस है यहाँ, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बटे 2 पाई आर, ये आ गया तेरा फॉर्मूला, इसको याद रखना। क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे तू देख म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, I क्या करंट, 2 पाई तो ये चीज कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे ये सारे चीजें कांस्टेंट है तेरे, ठीक है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो अगर मैं डिपेंडेंसी देखूं, क्या b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है कि नहीं, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और यही तो होना चाहिए था कि अगर डिस्टेंस में बढ़ाता जाऊं क्या मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक घटेगा, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ रहे हो, अच्छी लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब बता, यहाँ पे मैं ग्राफ को यहाँ पे बना रहा हूँ, ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस के साथ ग्राफ हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, जो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो हाँ ये रेक्टेंगल, ये ड्रॉ करना, ठीक है, ग्राफ वर्सेस में, आप ग्राफ क्या होगा, b वर्सेस r, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है ये हो गया केस 1, मतलब अगर तो सिलिंड्रिकल वायर के बाहर साइड में, सिलिंड्रिकल वायर से बाहर साइड में किसी भी पॉइंट पर तेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एम्पेरियन लॉ लगा के कैलकुलेट किया और दिखा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जैसे जैसे तो पॉइंट को आगे लेकर जाएगा, मान लीजिए पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे लेता हूँ, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, और बायोट शॉर्ट्स तो यही बात बोलते हैं,
तो इसका मतलब बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ दोनों ही सेम वेरीफाइड हो रहे हैं। यस और नो? बस अब देखिए भाई केस 2 देखिए कितना इजी है, क्या इसमें डिफिकल्ट है? कितना इजी चीज है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है। जूम कर दियो तो हाँ मैं यहाँ पे केस 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड मैं यहाँ पे केस 2 लिख रहा हूँ, केस 2। अच्छा नीचे लिखूंगा या मैं लिखूंगा केस 2? यहाँ पे केस 2 क्या होगा? इफ केस 2 होगा इफ आर इक्वल टू आर, मतलब अगर पॉइंट को हम एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर रख देंगे, ये पॉइंट को अगर लेके हम एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर रखेंगे, क्या करंट कैरिंग वायर से वो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस वो आर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अबे ये पॉइंट लेके मैं बिल्कुल यहाँ पे रखूंगा तो ये आर बराबर आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो केस ले लिया आर इक्वल टू आर। इफ मैं लिखता हूँ यहाँ पे if the point is at, if the point, case क्या है? If the point is at surface of the cylindrical wire, surface of the cylindrical wire, surface of the cylindrical wire, ठीक है? तो क्या हो जाएगा भाई? R इक्वल टू आर हो जाएगा कंडीशन सिलिंड्रिकल वायर। तो लगा मेरे को एक बात बता, सरफेस में आ जाएगा तो क्या करेगा भाई? सरफेस को कंसीडर करते हुए तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, और बनाना चाहोगे तो बना देना चाहिए। तो मैं बना दे रहा हूँ। क्या होता है? इस ग्राफ को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक केस में एक दो करेंगे। हाँ तो कर लेना, करने से क्या केस 2 ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे भाई? इसको हटा, ये तरह मैग्नेटिक फील्ड था, करंट की वायर कर रहा हूँ, ये तरह मैग्नेटिक फील्ड था जो कि एंटी कवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, एंटी कवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था ये, ठीक है। और मैं पॉइंट को कहाँ पर माना? बिल्कुल इसके ऊपर माना। समझ में आ रहा है? तो करंट कैरिंग वायर से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। आर इक्वल टू, अच्छा इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेट मिल चाहिए तो मैं क्या करूंगा? स्टेप 1 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया पी। स्टेप 2 एम्पियर लूप कंसीडर करूंगा। कर लिया भाई, कर लिया। समझ में आ गई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेट डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया तो लगा वो एम्पियर सर्किट लॉ लगा कितना हो जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ क्या हो जाएगा भाई? ले भाई कितना बार ले लेगा? यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा ना ऐसे, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे ले लिया। सरफेस में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? कांस्टेंट। जहाँ तक तो पॉइंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा है वहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेगा, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, दोनों ओवरलैप करेंगे, थीटा 0 होगा, सेम सीधा। बस कंडीशन यहाँ पे रख रहे थे, सरफेस ऊपर रख के दिख रहे हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, समझ में अगर नहीं आ रही तो बोला नहीं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करें भाई? इस तरह हो जाएगा बी वेक्टर डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई सेम प्रोसीजर भाई। अच्छा ये लिखे होंगे नेक्स्ट केस 2 बी वेक्टर का डीएल वेक्टर म्यू नॉट आई हो गया। अच्छा उसको स्केलर फॉर्म में लिख, ये क्या हो जाएगा? बी डीएल cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। cos थीटा क्या? थीटा कितना है? 0। यहाँ पे थीटा तो 0 होगा, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तो लेंथ है मिलने का डीएल वेक्टर, यहाँ पे तेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ रही है? दिखा दे यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे ये तेरा लेंथ एलिमेंट है ना, तो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन हमेशा सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 0 लगा, लेकिन मतलब बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता चलता है दोनों ओवरलैप करेंगे, थीटा इक्वल 0 होगा। और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द क्या होगा? सराउंडिंग में थ्रू आउट द कंसंट्रिक सर्किल में आएगा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। और डीएल लेगा एम्पेरियल लूप, डीएल किसका ले रहे हैं? जो एम्पेरियल लूप हम कंसीडर करें पी पॉइंट के थ्रू उसका लेंथ ले रहे हैं, और उस लेंथ के एलोन क्या करें? मतलब उस एम्पेरियल लूप के एलोन क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का करें, जो कि बराबर हो रहा है म्यू टाइम्स जितना